जय हिंद दोस्तों। मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बैंकिंग स्टॉक के शेयर के ऊपर बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। ये वन ऑफ द लीडर है बैंकिंग सेक्टर का। एंड इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, जो करीबन पिछले ईयर मैंने बनाई थी लॉकडाउन के बाद। एंड उस टाइम ये शेयर 750-800 रुपये के भाव पे था और तब रिकमेंड किया था फ्रेंड्स 1350 का टारगेट के लिए। तो फ्रेंड्स, टारगेट तो अचीव किया ही है, बट इस बैंक को क्यों रिकमेंड किया, क्यों लगा ये बैंक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ये हमें अच्छा रिटर्न देगा। तो फ्रेंड देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम इस वीडियो में वो इंपॉर्टेंट रेशियोज भी डिस्कस करेंगे और क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट निकला एचडीएफसी बैंक का, उसके ऊपर भी डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, जिससे आपको यह डिसीजन लेने में मदद मिलेगी कि फ्यूचर में मुझे इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब एक चीज़ है फ्रेंड्स, जब भी मार्केट ऊपर चलता है तब उस टाइम सारे ही स्टॉक रिटर्न देते हैं, बट मार्केट में कहावत है कि मार्केट कैन रिमेन इररेशनल। इररेशनल रह सकता है मार्केट फॉर अ अनडिफाइंड टाइम पीरियड, कितने भी समय तक भी वो इररेशनल रह सकता है। तो हमें सिर्फ एक वैल्यू इन्वेस्टिंग को अगर आप फ्रेंड्स पकड़ के चलोगे, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, स्लो रहता है, स्लोली आपको रिच बनाएगा, बट बनाएगा, और आपके पास जो चीज़ है वो खोगे नहीं अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करोगे। तो फ्रेंड्स, यही एचडीएफसी बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने लॉकडाउन के टाइम पिछले साल रिकमेंड किया था एज अ वैल्यू इन्वेस्टिंग पिक, और आपको रिटर्न कमा के दिया। बहुत जन ऐसे भी बोलेंगे कि बहुत से स्टॉक चले हैं, तो वो चले हैं क्योंकि जब राइजिंग मार्केट होता है तो उसमें सब चलता है फ्रेंड्स, बट आने वाले टाइम में, और वो कोई नहीं बोल सकता कि वो आने वाला टाइम कब आएगा। तो इसीलिए आप एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बना ले कि इन्वेस्ट करना है तो वैल्यू पिक पे इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो आइए फ्रेंड्स, हम एचडीएफसी बैंक के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस पर क्वार्टर 4 का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसे कुछ सीखना है, क्योंकि यहाँ हम इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो आपको भी मदद करेगा खुद से स्टॉक चुनने में, पिक करने में। तो हम सबसे पहले क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2021 का रिजल्ट देखते हैं। उसमें जो है नेट रेवेन्यू में हम देखेंगे तो 16% का उछाल हमें देखने मिला है नेट रेवेन्यू। तो लास्ट जो ईयर था, लास्ट क्वार्टर जो था 1920 का, उसमें करीबन 21,236 करोड़ का नेट रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था, और इस बार कंपनी ने 24,714 करोड़ के आसपास का नेट रेवेन्यू जनरेट किया क्वार्टर 4 2021। तो 16% का नेट रेवेन्यू में उछाल। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो करीबन फ्रेंड्स, लास्ट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो था क्वार्टर 4 1920 का, उसमें 6,927 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था, जो करीबन बढ़ के इंक्रीज होके 8,186 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा। तो ये भी एक सबसे अच्छा बात है। और हम एडवांसेस भी देखें तो लोन बुक भी कंपनी की इंक्रीज हुई है, जहां 1,99,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक था, वो भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें अगर फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो हमने देख लिया है, करीबन 15,000 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, विदाउट मतलब जो टैक्स वैक्स और ये सब काटने के बाद, एक्सपेंसेस के बाद, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपने देखा। अब टोटल डिपॉजिट में भी हमें उछाल देखने मिला है, जो करीबन 11,47,502 करोड़ था क्वार्टर 4 1920 में, वो इस बार क्वार्टर 4 2021 में 13,35,000 करोड़ के आसपास का 16% का इसमें भी हमें उछाल देखने मिला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि ये जो 2-3 चीज़ें हैं जो हमने देखा है कि बैंक ने एक इम्प्रूवमेंट दिखाया है, और इस पैंडेमिक के होने के बावजूद भी और अनसर्टिनिटी होने के बाद भी बैंक ने अपनी जो लीडरता है उसको बरकरार रखी और एक अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। बट अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ समझ लेते हैं, जो है ग्रॉस एनपीए, क्योंकि अगर बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रॉस एनपीए कितना आता है और नेट एनपीए कितना है। एनपीए फ्रेंड्स आपको पता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो पैसा जो बैंक मान लेती कि जिसका पेमेंट पर्टिकुलर टाइम पीरियड से नहीं आ रहा है, वो एनपीए में चल जाता है। एनपीए मतलब जो अब पैसा
जो पैसा मतलब समझ लीजिए रूटीन के तरह से जो मंथली पेमेंट आती है, चाहे वो ईएमआई हो, वो नहीं आ रही है, अब वो 2-3 महीने से डिफ़ॉल्ट कर रहा है कस्टमर, तो वो अकाउंट एनपीए में चल जाता है। तो एनपीए करीबन 1.32% का बैंक का ग्रॉस एनपीए है। तो वो बहुत ही अच्छा नंबर है कि ग्रॉस एनपीए 1.32% है। जहां अगर आप देखोगे यस बैंक का ग्रॉस एनपीए 15% 16% के आसपास, मतलब 100 रुपये का अगर लोन दे रही है तो 15 से 17 रुपया डाउट में है कि वो पैसा आएगा या नहीं आएगा। और यहाँ पे बैंक एचडीएफसी बैंक अगर 100 रुपये का लोन दे रही है तो उसमें 1 रुपया 32 पैसा ऐसा है जो डाउट में है कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो ग्रॉस एनपीए बहुत कम है। अगर हम बैंक का देखें, डोमेस्टिक लोन बुक देखें, तो करीबन होलसेल जो लोन है, जो बिजनेस को, बड़े बिजनेसेस को, प्रोजेक्ट को बैंक फंड करती है, वो 53% के आसपास है। और रिटेल लोन बुक पे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बैंक को इंटरेस्ट भी ज़्यादा कमाई होती है। और रिटेल लोन बुक छोटा छोटा लोन बुक होता है, तो इसमें अगर वो डूबता भी है तो 1 2 3 4 अकाउंट भी मतलब डूबते तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो वेल डाइवर्सिफाइड रहता है। तो रिटेल लोन बुक भी बैंक का 47% के आसपास है। तो होलसेल लोन 53, तो मतलब दोनों बैलेंस्ड करके बैंक चल रही है होलसेल एंड रिटेल लोन के ऊपर। और अगर हम ब्रांच की बात करें तो सेमी अर्बन एंड रूरल दोनों में, और मेट्रो एंड अर्बन में 50-50% ब्रांच, मतलब दोनों ही इक्वली तरीके से ब्रांच और ये सब अवेलेबल है। तो अब हम आते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में डिस्कस करने के लिए जो एचडीएफसी बैंक के ऊपर। तो हम सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कैशा रेशियोज जो समझते हैं। कैशा क्या है? CASA। कैशा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जो हमें 42% दिख रहा है। कैशा 42% है। इसका मतलब ये है कि बैंक का अगर 100 रुपया बैंक में डिपॉजिट आ रहा है तो उसमें 42 रुपये जो है बैंक को सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से मिल रहा है। तो कैशा रेशियो जितना ज़्यादा हो, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो जितना ज़्यादा हो, परसेंटेज उतना बढ़िया। और ये 42% एक अच्छा है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बढ़िया है। बिकॉज इन दो, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट पे बैंक को, करंट अकाउंट पे तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता और सेविंग अकाउंट पे बहुत ही कम इंटरेस्ट, 2% 2.5% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये कि अगर बैंक इंटरेस्ट कम पे कर रहा है तो इसका मतलब बैंक अगर मार्केट पे वो पैसा लोन देगा तो वो अपने कस्टमर को पहला एक कम ब्याज दर पे भी लोन दे सकता है पहला, और दूसरा बैंक को अगर कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है तो बैंक जो है ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकता है जब उस पैसे को वो लेंड करेगा, जब उस पैसे को मार्केट में उधार देगा। तो हमें कैशा रेशियो भी कम देखने मिला है। और अगर हम बैंक की सबसे इंपॉर्टेंट जो 2-3 रेशियोज हैं वो है कोई भी बैंक में फ्रेंड्स, वो है एनपीए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक, और एक नेट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब वो पैसा जो बैंक का समझ लीजिए डूब गया है। तो अगर हम इसमें देखें, नेट एनपीए बैंक का 0.36% है। मतलब अगर 100 रुपये का लोन दे देता है बैंक, वहाँ हम ग्रॉस एनपीए की बात कर रहे थे कि कौन सा पैसा डाउटफुल है, मतलब 1.36 रुपया, मतलब 100 रुपये का फॉर एग्जांपल लोन देता है तो 1 रुपया 36 पैसा डाउटफुल है कि आएगा, रिकवर होगा या नहीं। बट कौन सा पैसा ऐसा कि जो डूब जाता है, तो अगर हम 100 रुपये का बैंक लोन देता है तो उसमें 36 पैसे जो है डूब जाते हैं। बट अगर हम यहाँ बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो 3.82 पैसा है। मतलब 100 रुपये का अगर बैंक लोन देता है तो उसमें 3 रुपया 82 पैसा कमाता है और 36 पैसे उसमें डुबा देता है। तो अभी भी बैंक हम देखें तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट में देखने मिलेगा। एंड कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी भी बैंक के हम फ्रेंड्स देखें तो 4.54% की है। मतलब बैंक को जो लाइबिलिटी, मतलब बैंक सेविंग अकाउंट से बैंक को जो पैसा मिलता है, फिक्स डिपॉजिट से जो पैसा मिलता है, करंट अकाउंट पे तो कुछ इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता तो करंट अकाउंट से भी जो पैसा मिलता है, ऐसे करके अदर्स जो भी सोर्सेज से बैंक पैसा कलेक्ट करता है, जो भी उस पर बैंक को ऑन एन एवरेज कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सेविंग अकाउंट पे 2-2.5% देना पड़ता हो, फिक्स डिपॉजिट पे 6%, करंट अकाउंट पे कुछ नहीं, ऐसे मिला के मान लीजिए बैंक ने 1 लाख करोड़ के आसपास का डिपॉजिट कलेक्ट किया तो उसका एक एवरेज इंटरेस्ट जो है लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट वो 4.5% का पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी 4.5%, मतलब एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बढ़िया है। और हमें अगर इसे कंपेयर करना तो आप अदर बैंकों के संग कंपेयर करें। बहुत से ऐसे फ्रेंड्स मैंने देखा है कि यस बैंक का सजेशंस लेके आते हैं, बैंक ऑफ इंडिया का लेके आते हैं, अदर बैंकों का सजेशंस लेके आते हैं, बट विदाउट एनी एनालिसिस के फ्रेंड्स। मैंने फिर बताया कि
मार्केट कैन रिमेन इररेशनल फॉर अनडिफाइंड टाइम, कि कब तक मार्केट इररेशनल रहेगा ये कोई नहीं बोल सकता, बट अगर आप वैल्यू पिक के संग चलोगे तो आपको अच्छा रिटर्न देखने मिलेगा। अब हम जाके फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस पे भी जरा सी बात करेंगे। पहले एडवांस ग्रोथ देख लेते, 21% का, मतलब बैंक ने अगर पिछले साल 100 रुपए का लोन दिया तो इस साल 121 रुपए का, मतलब लोन बुक में भी उछाल देखने मिली है। और सिर्फ लोन बुक में उछाल देखना ही इंपॉर्टेंट नहीं, आपका धंधा है फ्रेंड्स, और आप अब धंधे में पिछले साल 100 रुपए का एग्जांपल माल बेचा और इस साल 121 का बेच दिया, तो वो वाहवाही नहीं होगी। वाहवाही तब होगी जब 121 का माल बेचने के बाद भी आपका पैसा पर बाजार में नहीं डूबना चाहिए, और वो देखने के लिए हम देखते हैं नेट एनपीए, तो वो हमेशा कम होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये बैंक मेंटेन करके रखा है, तो अभी भी एक बाई पिक है जो हम टेक्निकल पे अब जाएंगे चार्ट पे, और उसके बाद हम मेरा जो लास्ट व्यू है फ्रेंड्स वो बताएंगे। बट आप अपना जो भी डिसीजन लेंगे फाइनेंशियल एडवाइजर से अपना कंसल्ट करके लेंगे, ये मेरी राय है। और उसके अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स अभी मैं जैसे बता रहा हूँ कि इसका ऑल टाइम हाई था एचडीएफसी बैंक का 1306 रुपये का, और उस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका और 646 रुपये का एक और हाई बनाया। तो अब ये अपना लास्ट हाई को यहाँ से मुश्किल लग रहा है ब्रेक नहीं करेगा, और लास्ट हाई का जो एरिया वो एक हमारे लिए अच्छा बाइंग जोन एरिया भी है, और यहाँ से बैंक आपको करीबन 1700 से लेके 1800 तक का लेवल दिखा सकता है अगर आपका व्यू 6 मंथ से लेके 1 ईयर का टाइम होराइजन हो। अगेन अनसर्टिनिटी है बैंकिंग स्टॉक में, बट इस अनसर्टिनिटी को भी ये पार करेंगे। जो लीडर है सिर्फ उसी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पैसा कमाने मिलेगा। सिर्फ एक चीज़ फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करोगे तो वो स्लो है बट स्टेडी है, और आपके पास जो है वो आप कोई भी कीमत पे नहीं खोगे। बट अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को छोड़ के गेट रिच क्विक स्कीम में जाओगे तो उसमें आप अदर पेनी स्टॉक, उल्टे पुल्टे स्टॉक्स पे हाथ लगेगा, और वो एक बार आपको बना के तो दे देगा, बट फिर उसके बाद वो जो आपकी आदत पड़ जाएगी वहाँ आप पैसा फिर कंटिन्यूसली खोते रहोगे। तो हमेशा फ्रेंड्स स्लो एंड स्टेडी, क्योंकि ग्रोथ फ्रेंड्स हमेशा जो रहता है स्लो होता है बट कंपाउंडिंग होता है, जिसका असर हमें आने वाले सालों साल में अच्छा देखने मिलता है जब वो कंपाउंडिंग काम करता है। बट अगर आप क्विक स्कीम में जाओगे तो वो एक बार तो दिखाएगा स्पाइक, बट वो उतने ही तेज़ी से फिर नीचे भी आएगा। तो करंट भाव पे फ्रेंड इन्वेस्टेबल है स्टॉक, और अगर आपको 1350 तक का लेवल, 1370 का लेवल भी मिलता वो भी एक अच्छा लेवल है। यहाँ से 1750 का टारगेट हम लेके चल रहे हैं 1 ईयर का टाइम होराइजन के संग। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आज यहाँ तक ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए कंटिन्यूसली लाता रहूँ।